हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। तो गाइस चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं जो कल रात तक की सुर्खियों से बने हुए हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आप लोगों से डेली बोलती हूँ कि आप लोग जाकर के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जो टेलीग्राम पर है। ये पीडीएफ आपको इस लेक्चर की वहीं शेयर कर दी जाएगी, जिसे आप वहाँ से क्या कर सकते हैं कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो आज का मोटिवेशन कोट्स है उसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। आपकी संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाता है। करेक्ट, बहुत सही लिखा है कि संघर्ष जो है वो आपकी क्षमता को बढ़ाता है। इसीलिए क्या है, संघर्ष से घबराए नहीं, उसे स्वीकार करें। जो स्ट्रगल होता है, लोग होते हैं कि घबरा जाते हैं, सभी घबरा जाते हैं, लेकिन ये क्या होता है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है कि हमें आगे कैसे वर्क करना है। तो इसीलिए हमें उससे घबराना नहीं है, बल्कि एक क्या होना है, मजबूती के साथ उससे क्या करना है, डट कर कर उसका सामना करना है और आगे बढ़ते जाना है। अगर ये हम लोगों के अंदर आ जाती है चीज़ें, तो फिर हमें अपने लक्ष्य को पाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए किसी चीज़ से घबराएं नहीं, बस आगे बढ़ते रहें। क्योंकि जहाँ क्या होता है, फेल होंगे, जो फेल होगा वही पास होता है। पास होना, फेल होना, ये तो लगा रहता है। तो बस क्या करना है, हमें संघर्ष करते रहना, करते रहना, करते रहना। कभी ना कभी तो लक्ष्य मिलेगा, बस हमें हारना नहीं है, ये ध्यान देना है आपको। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय, पहले मैं इसका कलर चेंज कर ले रही हूँ। यस, रक्षा मंत्रालय डॉक्टर अजय कुमार ने कहाँ पर 8 अप्रैल 2022 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया। तो कहाँ पर किया गाइस, झुंझुनू राजस्थान में किया है। तो ये जो क्या नाम है इनका, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, इन्होंने कहाँ किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन झुंझुनू राजस्थान। झुंझुनू राजस्थान में क्या है, एक सैनिक स्कूल है, यहाँ पर एक सैनिक स्कूल है, वहीं पर इसका क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। और गाइज ये जो है, ये मतलब ये किसके लिए है, ये विद्यार्थियों को, उन्होंने जो रक्षा सचिव हैं अजय कुमार जी, उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए एक लाइन बोली, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कहा इन्होंने कि जो विद्यार्थी हैं उन्हें 3 चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए। वो कौन से 3 ऋण हैं कि जो नहीं भूलने चाहिए, 1 मिनट। उन्होंने कहा कि एक विद्यार्थी को 3 ऋण नहीं भूलने चाहिए। वो कौन सा 3 ऋण है, आपको पता होगा, एक स्कूल का ऋण, एक परिवार का ऋण, एंड थर्ड हमारा क्या है, राष्ट्र का ऋण। ये उन्होंने उनको कहा, विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि ये इन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए, ये 3 ऋणों को। ये क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं कि जो 2018 में जो ये सैनिक स्कूल था, ये देश का कौन सा स्कूल था, 27वां सैनिक स्कूल है, जिसे रक्षा मंत्रालय की सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा चलाया जाता है। तो अभी यहीं पर इसका क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1 मिनट। और हाँ, एक क्वेश्चन और माइंड में है, ये भी आप लोग देख लीजिए। राजस्थान से अभी रिसेंट की न्यूज़ थी, लास्ट मंथ की थी, कि क्या था, एक तेल का कुआं मिला था, तेल के कुएं की खोज हुई थी, तेल कुएं की खोज हुई थी। कहाँ पर हुई थी, राजस्थान में ही हुई थी, राजस्थान के बाड़मेर में हुई थी। और इसका नाम क्या था, क्या रखा गया था, जो खोज हुई थी, दुर्गा नाम रखा गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, सैनिक स्कूल झुंझुनू में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग केंद्र का उद्घाटन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। एशियाई विकास आउटलुक, एशियाई विकास आउटलुक 2022 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या बताई गई है। तो चलिए देख लेते हैं क्या बताई गई है, एक एक फैक्ट इसमें देख लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपसे। तो ये पहले देख लेते हैं, ये रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो ADB जारी करता है। कौन जारी करता है, ADB, यानी कि एशियाई डेवलपमेंट विकास, हिंदी में कहते हैं एशियाई विकास बैंक। तो ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है, मनीला में स्थित है, मनीला में स्थित है। और पहले इसी को देख लेते हैं, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1966 में हुई थी। क्लियर, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो मनीला स्थित ADB है, इसी ने क्या किया है, अभी हाल ही में एशियाई विकास आउटलुक। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, ये किसके द्वारा जारी की गई। तो ये ध्यान रखिए, एक जगह लिख लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट है, अभी कुछ मैं आपको बता दूंगी, वो लिख लीजिएगा। तो ये ADB जो है, ADB के द्वारा ये आउटलुक रिपोर्ट क्या है, जारी की गई। तो इसमें क्या बताया गया है, रिपोर्ट में क्या बताया गया कि जो दक्षिण एशिया है, इसकी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
इस जो ये जो वित्त वर्ष है 22-23, इसमें भारत जो है कि दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बताया गया है। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बताया गया कि इसकी कितनी है 7.5%। क्या बताया गया 7.5%। और इसको अगले महीने अगले उसमें बताया गया, अगले वर्ष बताया गया है, कितना बताया गया है कि ये 8% यानी 8% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। क्लियर, ये क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद देखें दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान। यानी कि इस रिपोर्ट में दक्षिण एशिया में टॉप पर जो है फर्स्ट नंबर पर वो कौन है, भारत। कितने में 7.5% के साथ है, वृद्धि के साथ है। और अगले साल कितने हैं 8% का अनुमान लगाया गया है। और जबकि दूसरे नंबर पर कौन है, पाकिस्तान है। और बात करें दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, तो जैसे अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे किस में आते हैं, आपके दक्षिण एशिया में आते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये जितने फैक्ट मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। अब चलिए देख लेते हैं और भी फैक्ट। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि मैं आपको कुछ और भी बताऊंगी। जैसे कि आपका क्या है यूएनडीपी। यूएनडीपी के द्वारा क्या जारी किया जाता है, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। और इस सूचकांक में 3 मानदंड का यूज़ होता है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा था, पीसीएस में पूछा था कि आरओ में पूछा था, क्वेश्चन कहीं पूछा था कि ये जो 3 मानदंड होते हैं वो कौन से 3 मानदंड होते हैं। तो 1 मिनट ऐसे करते हैं, 1 मिनट गाइस। 3 मानदंड जो होते हैं वो कौन से होते हैं, एक आपका होता है जीवन स्तर। थर्ड आपका होता है जीवन प्रत्याशा। एंड थर्ड आपका क्या होता है, स्कूली शिक्षा। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक का बता दिया। नेक्स्ट आपका देख लीजिए कि विश्व आर्थिक मंच WEF, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, वैश्विक प्रतिस्पर्धी रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसमें मानव पूंजी, पर्यावरण, नवाचार, पारिस्थितिक तंत्र, ये सब इसके क्या है, रिपोर्ट के पैरामीटर है। इसी को ध्यान में रख करके ये रिपोर्ट जारी की जाती है। थर्ड देख लीजिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये भी किसके द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। तो इसमें जो जेंडर गैप रिपोर्ट है, इसमें आर्थिक भागीदारी हो गया और राजनीतिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें इसमें मतलब इसको आधार बना करके ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स ये भी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा क्या की जाती है, जारी की जाती है। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जो कि मैंने बताया कि जो विश्व आर्थिक आउटलुक है वो भी किसके द्वारा जारी की जाती है, IMF के द्वारा। और IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। और इसके कितने सदस्य देश हैं, 190। तो अभी नवीनतम कौन सा बना है, एंडोरा। तो ये ध्यान रखिएगा, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में टकराएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 6 अप्रैल को। ये क्या हुआ था कि 2014 से ये स्टार्ट हुआ था, इसे 2014 से ये शुरू हुआ था। और इसे मनाया क्यों जाता है, 6 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, तो एक्चुअली हुआ क्या था कि 1896 में जो पहला ओलंपिक 1896 में एथेंस जो क्या है, ग्रीस की राजधानी है। एथेंस जो है ग्रीस की राजधानी है। यहाँ पर पहला ओलंपिक क्या किया गया था, पहला ओलंपिक यहीं पर मनाया गया था। कब, 1896 में। तो इसलिए इसी दिन को क्या करते हैं, ये 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा। चलिए देख लेते हैं इसकी थीम क्या रखी गई है इस बार की जो थीम है वो है, मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए, लिखेंगे तो टाइम लगेगा। सभी के लिए एक सतत और शांतिपूर्ण भविष्य की सुरक्षा, खेल का योगदान। क्या कहा मैंने, सभी के लिए एक सतत और शांतिपूर्ण भविष्य की सुरक्षा, खेल का योगदान। तो ये जो इस बार की थीम रखी गई है, ये क्या है, जो मानव अधिकार हैं और सतत विकास है उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करेगा, खेल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अवसर पैदा करेगा। आई थिंक इतना क्लियर आपको हो गया होगा।
तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले एक और बता दे रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी के उसमें मनाया जाता है। आपको क्लियर हो गया होगा। और अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का दूसरा संस्करण कहाँ होने वाला है? मैंने डिस्कस किया था अपने लेक्चर में भी जल्दी ही, पिछले 2-3 दिन के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। तो ये कर्नाटका में होने वाला, और पहला संस्करण ओडिशा में हुआ था। तो और इसका जो शुभंकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो दूसरा संस्करण कर्नाटक में होने वाला है, इसका शुभंकर अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। उसका क्या नाम है? वीरा नाम है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं जरूर पूछेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाह्य ग्रह, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाह्य ग्रह क्या है? उस बाह्य ग्रह का नाम K2 216 नहीं, 2016। इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेगा जो मतलब इसके समान पाया गया उसका क्या नाम है। तो ये पाएगा बाह्य ग्रह K2 2016 BLG 0005 LB। क्लियर? तो ये जो चर्चा में है, किस ग्रह का एक समान जुड़वा है? तो किसका है ये? किसका ट्विंस है? तो ये है बृहस्पति ग्रह का। बृहस्पति का एक समान जुड़वा, नियर आइडेंटिकल ट्विन ग्रह अभी खोजा गया है, जो क्या है? अपने तारे से उतनी ही दूरी पर स्थित है जितना कि बृहस्पति हमारे सूर्य से है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये जो अभी इसकी जो खोज की गई है, ये जो ग्रह है ये पृथ्वी से जो अभी खोज की गई है ग्रह की, ये पृथ्वी से 17,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर क्या है? स्थित है। ये भी नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और ये जो है ये भार और अपने तारे से दूरी में हमारे सौर मंडल के जो गुरु ग्रह है उसी की क्या है? तरह है, भार और अपने तारे से दूरी में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, इस ग्रह की अपने तारे के साथ उतनी ही दूरी है जितनी हमारे गुरु ग्रह के सूर्य से है। ये देखिए, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के साथ हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2022 में किस योजना को शुरू किया है? यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर टकराएगा, तो इसलिए ध्यान से सुनिए, लिखते चलिए, नोट डाउन करते चलिए और उसको रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि बिना रिवीजन के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, सब भूल जाता है एक टाइम बाद। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के साथ हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2022 में किस योजना को शुरू किया है? तो वो योजना का क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना, इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम, IACS, इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ये स्टार्ट किया गया? तो यहाँ आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है कि क्या करना है? अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क को क्या करना है? बढ़ावा देना है, ताकि क्या कर सके? जो सामाजिक आर्थिक विकास को क्या कर सके? बढ़ावा दिया जा सके। क्लियर? और ये जो नई योजना शुरू की जा रही है, ये राज्य सरकारों के द्वारा क्या है? समर्थित की गई है इसको। क्लियर? और जैसे कि जो कह रहा है कि हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि मणिपुर है, असम है, त्रिपुरा की जो राज्य सरकार है, उन्होंने इम्फाल, गुवाहाटी, अगरतला को क्या किया है? ढाका, बैंकॉक, यांगून, काठमांडू, मांडले, चटगांव, इन जैसे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से जोड़ने के लिए पहले ही मार्गों की क्या कर ली है? पहचान कर ली है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए, वर्तमान में देखा जाए, तो जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहाँ पर इम्फाल और गुवाहाटी में क्या है? यहाँ पर दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, और ये क्रमशः देखा जाए, ये यानी कि जो आपके इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई, यहाँ पर जो इम्फाल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा, और जो गुवाहाटी वाला है वो गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा संचालित है। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी मैंने एक दिन पहले के लेक्चर में मैंने बताया था, क्या बताया था कि स्कूल चलो अभियान अभी स्टार्ट किया गया है। कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के वो भी एग्जैक्ट लोकेशन देखा जाए तो कहाँ से? श्रावस्ती से। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर टकराएगा आपके लिए। और ये किसके लिए किया गया था, क्यों स्टार्ट किया गया था कि स्कूल चलो अभियान? नामांकन को बढ़ावा देने के लिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और भी एक क्वेश्चन आप लोग का रिवीजन करा दे रहे हैं कि कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जिसको सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के रूप में सम्मानित किया गया है? तो वो कौन सा है? कैंपगोड़ा एयरपोर्ट। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कौन सा देश आपदा रोधी और संरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है? इसको भी छाप लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कौन सा ऐसा देश है जो आपदा रोधी और संरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वें नंबर का देश बन गया है? वो कौन सा है? मेडागास्कर है। कौन सा है? मेडागास्कर है। तो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए क्या किया गया है, जो छोटे द्वीपीय देश हैं उनकी मदद उनकी हेल्प करने का लक्ष्य जो रखने वाले हैं वो भारत समर्थित आपदा रोधी, अभी बता रहे हैं इसके बारे में पूरा क्यों भारत समर्थित कहा गया है। तो भारत समर्थित आपदा रोधी ढांचा गठबंधन जो है यानी कि CDRI जो है, इसमें शामिल होने वाला 30वां देश कौन बन गया है? मेडागास्कर बन गया है। मेडागास्कर कहाँ है? अभी जब चलेंगे नीचे मैप है तो वहाँ मैं आपको दिखा दूंगी लोकेशन कि मेडागास्कर है क्या। तो मेडागास्कर जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो कहाँ पर है? ये दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ पे? अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर ये स्थित है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और मेडागास्कर क्या है? ये जो है, ये मेडागास्कर को लगभग जो हर साल आने वाले चक्रवात हैं, चक्रवात जैसे जो प्राकृतिक आपदा हैं उनसे निपटने के लिए क्या करेगा? तैयारी करने में हेल्प करेगा। तो ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं CDRI के बारे में। तो ये क्या है? एक वैश्विक साझेदारी है जिसका लक्ष्य क्या है? नाम से तो पता ही चल गया होगा क्या लक्ष्य है इसका, कि जो जलवायु है और आपदा जोखिम रोधी बुनियादी ढांचा है उस प्रणाली को क्या करना है? बढ़ावा देना है। क्लियर हो गया होगा। मेडागास्कर देखा जाए तो यहाँ पर जो भारत के हैं, भारतीय मूल के हैं, लगभग 17,500 से अधिक लोग रहते हैं और उसमें से मोस्टली कहाँ के रहने वाले? गुजरात के रहने वाले हैं। तो भारत जो है ये मेडागास्कर को न केवल एक द्विपक्षीय साझेदार बल्कि सागर के सहयोगी समुद्री विजन में एक क्या कहते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला क्या करता है? एक देश भी मानता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक मिनट। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो, एक मिनट और भी बात कर लेते हैं। जो NDRF है इसकी स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो कब हुई थी? ये NDRF एक्ट 2005 एक्ट से 2006 में हुई थी। 2006 में हुई थी। किसके? आपदा प्रबंधन एक्ट। आप पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए कि आपदा प्रबंधन जो एक्ट है, आपदा प्रबंधन एक्ट, ये किस वर्ष से संबंधित है? 2005 से संबंधित ये क्वेश्चन पूछता है। और इसी ये जो NDRF 2005 की NDRF की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। ठीक है। और NDRF के हेड कौन है? अतुल करवाल हैं। NDRF के हेड कौन है? अतुल करवाल हैं। और ये जो CDRI है इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये कब स्टार्ट हुआ था? 2019 में स्टार्ट हुआ था। अभी मैंने बोला ना कि भारत समर्थित, तो 2019 में ये भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ही क्या किया गया था? शुरू किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। इसका सचिवालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसमें टोटल कितने, अभी तक तो 29 थे लेकिन अभी एक और शामिल हो गया तो टोटल कितने हो गए हैं? 30 हो गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 8 अप्रैल 2022 को जारी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में रेपो रेट कितने % रखी गई? ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसमें एक एक फैक्ट ध्यान रखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि पहले देख लेते हैं कि RBI ये कौन जारी करता है? RBI जारी करती है क्या? मौद्रिक नीति रिपोर्ट। तो मौद्रिक नीति रिपोर्ट में रेपो रेट कितने % रखी गई है? तो कितने % रखी गई है? 4% रखी गई है। तो ये जो मौद्रिक नीति समिति होती है, MPC होती है, मौद्रिक नीति समिति जो होती है, इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। तो ये जो मौद्रिक नीति समिति है इसने अभी रेपो रेट को क्या किया? 4% पर रखा हुआ है। 4%। अब हम देख लेते हैं रिवर्स रेपो रेट कितना रखा गया है? 3.35। सब नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक दर जो है वो कितनी रखी गई है? 4.25%। CRR कितना रखा गया है? 4%। एंड MSF कितना रखा गया है? MSF 4.25%। SLR कितना रखा गया है? 18%। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें MPC की अगर बात करें तो इसमें ये 2016 में हुआ था इसकी स्थापना। इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। गवर्नर, इसमें जो इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? RBI गवर्नर होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? RBI गवर्नर होता है। और ये अपनी रिपोर्ट जो है
साल में कितनी बार जारी करती है? एक साल में 6 बार जारी करती है। ये अपनी रिपोर्ट एक साल में 6 बार जारी करती है, यानी कि हर 2 माह में एक बार। तो ये एक बार पूछा था, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा था कि ये जो है अपनी रिपोर्ट की कितनी बार जारी करती है। तो एक साल में पूछे तो 6 बार, और हर 2 महीने में एक बार ये जारी करती है। और एक फैक्ट और बता दे रहे हैं कि जो रिवर्स, ये जो रेपो रेट होता है, रेपो रेट जो होता है वो RRR यानी कि रिवर्स रेपो रेट से अधिक होता है। रेपो रेट जो होता है रिवर्स रेपो रेट से अधिक होता है, और ये रेपो रेट जो होता है बैंक रेट से कम होता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर पूछे एमपीसी के अध्यक्ष कौन होते हैं तो आरबीआई गवर्नर, लेकिन अगर ये पूछ ले जीएसटी के हेड कौन होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये वित्त मंत्री होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और जीएसटी किस आर्टिकल में है? 279A में है। और किस संशोधन के थ्रू? 101 संशोधन के थ्रू। तो ये सारे आपको फैक्ट याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर हो गया होगा। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। किस राज्य में 5 अप्रैल 2022 को चिथरई उत्सव शुरू हुआ है? ध्यान रखिएगा, कहाँ पर हुई है? मदुरई, तमिलनाडु। चिथरई उत्सव कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ है? मदुरई में। मदुरई कहाँ पर है? तमिलनाडु। और ये क्या किया गया है? ये 12 दिन का त्यौहार है, 12 दिवसीय त्यौहार है, जो कि क्या किया गया है? अभी शुरू हो गया है। तो मदुरई जो है ये चिथराई फेस्टिवल का क्या है? ये अभी एक्चुअली क्या हुआ था कि इसको अभी कोरोना के कारण क्या किया जा रहा है, एक मंदिर परिसर, कौन से मंदिर परिसर में? एलगर मंदिर परिसर में इसका आयोजन हो रहा है। और ये इसके लिए क्या किया गया है? एक कृत्रिम नदी बनाई गई है, एक कृत्रिम नदी बनाई गई है। और ये मदुरई जो है वैगई नदी के किनारे, ये भी ध्यान रखिएगा, मदुरई जो है वैगई नदी के किनारे। और बात करें कि अभी जो क्या नाम है उसका, हम कितने धरोहर स्थल जो शामिल किए गए हैं? तो 40 हैं टोटल। 40वां कौन है? धौलावीरा। 39 नंबर का कौन है? तो तेलंगाना का रामप्पा मंदिर है, तेलंगाना का रामप्पा मंदिर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंताजी ब्राउन, ये एक बार और चर्चा में थी, फिर एक बार चर्चा में आ गई। चलिए देख लेते हैं क्या है। केंताजी ब्राउन जैक्सन हाल ही में किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? तो ये कौन? केंताजी ब्राउन जैक्सन जो है ये कहाँ की बनी है? ये अमेरिका की, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की ये पहली अश्वेत महिला जज बनी है। क्या नाम है इनका? केंताजी ब्राउन जैक्सन। क्लियर। तो इसमें क्या हुआ था, जब जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जब वो अपना चुनाव लड़ रहे थे, तभी उन्होंने वादा किया था कि हम क्या करेंगे, अदालत में जो हमारा शीर्ष अदालत है उसमें हम किसी अश्वेत महिला को भेजेंगे, जो कि उन्होंने इसको अपना वादा पूरा कर लिया है और ये इनको बना दिया है। क्या नाम है? केंताजी ब्राउन जैक्सन। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, कुछ और बात कर ले रहे हैं। जब ये अमेरिका की बात कर लिए हैं तो अपने भारत की भी बात कर लेते हैं। क्या है भारत में? सुप्रीम कोर्ट में ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? कौन है? तो कोई नहीं, अभी तक कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं बना है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो ध्यान रखिएगा, कोई अभी तक नहीं बना है। और अगर पूछ ले हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बना है, तो वो है लीला सेठ। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश। तो ये ध्यान रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट में कुल कितनी महिला जजेज हैं? तो 4 हैं टोटल। अभी कितनी है? 4 हैं। और भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश कौन बनी थी? फातिमा बीबी। तो ये ध्यान रखिएगा। और अभी पाकिस्तान की जो पहली महिला न्यायाधीश बनी है उनका क्या नाम है? आयशा मलिक। तो ये सारे क्वेश्चन, कहीं से भी क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है केंताजी ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? किस पश्चिमी एशियाई देश में ने राज्य और केंद्रीय बैंक के, ये देखिए थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, दिवालेपन की घोषणा, यहाँ दिवालापन होगा, तो दिवालेपन की घोषणा की है। तो ये किस पश्चिमी एशियाई देश ने राज्य और केंद्रीय बैंक के दिवालेपन की घोषणा की? वो कहाँ है? लेबनान। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। लेबनान की राजधानी बेरूत है। तो अभी आपको हम दिखा दे रहे हैं लोकेशन इसकी, लेबनान की भी। तो ये जो लेबनान देश है वो क्या है?
दिवालियेपन की तरफ क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, दिवालिया होने की कगार पर है। यहाँ पर स्थिति क्या है, भयावह होती जा रही है, दिन प्रतिदिन हो रही है। यहाँ पे क्या है कि क्या हो रहा है, दुकान रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, सैनिक जो सेना है वो अपने सैनिकों को भोजन तक मतलब अवेलेबल नहीं करा पा रही, मुहैया नहीं करा पा रही है। गोदाम में जो गोदाम के द्वारा मियाद ख़त्म हो चुके जाने के कारण क्या है, सामान मतलब क्या कह रहा है, जो वहाँ पर गोदाम है उसके द्वारा मियाद ख़त्म हो चुके कि तो खाने के सामान बेचे जा रहे हैं। तो ये जो अगर देखा जाए तो लेबनान जो है तेज़ी से आर्थिक दिवालियापन की तरफ क्या है, बढ़ रहा। और इसकी घोषणा किसने की है, तो वहाँ के जो उप प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है सादे चामी। तो उन्होंने इसकी घोषणा की है कि जो देश का जो ये राज्य है और केंद्रीय बैंक है वो क्या कर रहा है, दिवालियेपन की कगार पर है। और अगर बात करें लेबनान की, तो लेबनान अभी मैं उसमें मैप में दिखा दे रही हूँ, 1 मिनट चलिए दिखाई देते हैं, 1 मिनट। ये है लेबनान, ये देख रहे होंगे आप, ये लेबनान। तो इसकी कैपिटल क्या है, बेरूत है। और ये पश्चिम एशिया में किससे लगा हुआ है, भूमध्य सागर से लगा हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछ ले कि लेबनान मतलब लेबनान जो है वो किससे सीमा साझा करता है, तो मेडिटेरियन सी से, भूमध्य सागर से के पूर्वी तट पर स्थित क्या है, इसके पूर्वी तट पर क्या है, एक स्थित देश है लेबनान। और इसके उत्तर में देखें तो इसके उत्तर में सीरिया है, इसके उत्तर में क्या है, उत्तर और पूरब में, इसके उत्तर और पूरब में क्या है, सीरिया है, और दक्षिण में क्या है, यहाँ पर इजराइल है। तो ध्यान रखिएगा, उसके उत्तर पूरब में लेबनान के उत्तर पूरब में सीरिया, साउथ में इजराइल, और ये मेडिटेरियन सी। तो ये ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं कल का फटाफट रिवीजन करते हैं, देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन थे आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, इंपॉर्टेंट थे, ध्यान रखिएगा। और चलते हैं फटाफट कल का रिवीजन करते हैं, 1 मिनट। किस राज्य में 4 अप्रैल 2022 को आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व जो था सरहुल, ये मनाया गया, तो झारखंड में मनाया गया। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने हाल ही में किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उत्तराखंड में। और विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को मनाते हैं। स्टैंड अप योजना जो कि भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी, उसके कितने वर्ष पूरे हो गए, 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। किसे वर्ष 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है, प्रोफेसर रामदर्श मिश्र को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टेस्ला के जो संस्थापक है एलन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर की कितने % की हिस्सेदारी खरीदी है, 9.2% की। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है, एमपी के द्वारा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मंदिरों के अनुष्ठान को लाइव देखने के लिए कौन से पोर्टल को लॉन्च किया गया, टेम्पल 360। हुरून रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 की सूची में किसने शीर्ष रैंक हासिल कर लिया है, तो उनका क्या नाम है, वो यूजुन। ये कहाँ की है, चाइना की। किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से हाल ही में सम्मानित किया गया, आरिफा जौहरी को। ये देखिए, जो मैंने अभी आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बताया, सारा यहाँ पर। अब क्या होगा, एक और है कि आरबीआई ने घोषणा की बिना कार्ड किसी भी बैंक के एटीएम से कैश निकाला जा सकता है। ये देखिए, यहाँ सब दिया है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, मैंने दे दिया है। ये देखिए, सब मैंने आपको दे दिया है। और ये आपका ये है, और आपको मैंने कहा था मेडागास्कर दिखाने के लिए, ये है आपका मेडागास्कर, ये आप लोग देख लीजिए। तो चलिए, उम्मीद है गाइज आपको सेशन समझ आ रहा होगा, पसंद भी आया होगा। तो आप क्या करिए, इसको शेयर करते रहिए, लाइक करिए, और जो नए देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करिए, ये रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना है, कल फिर आपके लिए सिलेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आते हैं, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।